हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए देखिए, हमारे इस पेड कोर्स में हमने सेल बायोलॉजी को हमने स्टार्ट किया है और सेल बायोलॉजी में दो वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया जिसमें हमने सेल डिवीजन में सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस को कंप्लीट किया है। ठीक है, इस वीडियो में एक्चुअल में ये वीडियो मान के चलिए रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम टोटली बात करेंगे किसका, रेगुलेशन का। अब मैं आपको बता दूं कि रेगुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा कहां पे आते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो ज्यादातर सीएसईआर नेट में आता है। ठीक है, किसमें आता है, सीएसआईआर नेट में आता है। तो यहां पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पे मेंशन कर लेते हैं हमारा हेडिंग, जिसको हम बोलेंगे भैया रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की बात करते हैं तो इस रेगुलेशन को दो प्रोटीन रेगुलेट करता है। इन दो प्रोटीन को मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। देख लो क्या बोल रहा हूं कि इस तरह का रेगुलेशन कौन रेगुलेट करता है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही बन जाएगा, रेगुलेटेड बाय, समझना, रेगुलेटेड बाय एमपीएफ। और एमपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बोलेंगे अपन मैचुरेशन। मैचुरेशन पी का हो जाएगा प्रमोटिंग। ठीक है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर हो जाएगा। और ये जो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है वो एक्चुअल में दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक है तुम्हारा साइक्लिन, एक कौन है तुम्हारा, साइक्लिन प्लस सीडीके। और सीडीके क्या है, तो सीडीके मतलब होता है बेटा साइक्लिन, डी का हो जाएगा डिपेंडेंट। ठीक है, सैप्लिन डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, काइनेज हो जाएगा। दैट मीन्स साइक्लिन और सीडीके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट करने में मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें याद करना कि जो के लिखा है बेटा, सीडीके के मतलब हम बोल देंगे कैटालाइटिक। क्या बोल देंगे इसको, कैटालाइटिक नेचर होता है। मतलब एंजाइम की तरह बिहेव करेगा तुम्हारा सीडीके, जबकि साइक्लिन का काम क्या होगा, इसका काम होगा रेगुलेटरी। तो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका साइक्लिन और सेकेंड होता है आपका सीडीके। सीडीके में के जो आ रहा है उसको याद रखना, ये कैटालाइटिक नेचर का होता है, मतलब यही जो है कैटालाइज करेगा। और साइक्लिन का काम कैसा है, रेगुलेटरी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यदि क्लियर हो गया है तो चलिए देखते हैं कि सीडीके एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे एक टॉपिक सा बना देते हैं, बहुत प्यारा सा। यहां पे एक टॉपिक बना देते हैं भाई, बोल देते हैं एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ सीडीके, क्योंकि भाई सीडीके क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम ऑलवेज एक्टिव नहीं रहेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी तो काम करेगा। तो सीडीके की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है फास्फोराइलेशन। ठीक है, दैट मीन्स ये डिपेंड करेगा तुम्हारे फास्फोराइलेशन में। दैट मीन्स यहां पे बोल सकते हैं रेगुलेटेड बाय फास्फोराइलेशन। ठीक है, फास्फोराइलेशन के थ्रू रेगुलेट होता है। और कौन कौन से कंपोनेंट है वो जिसको रेगुलेट करेंगे, तो रेगुलेट करने के लिए ये लोग आते हैं जिनका नाम क्या है, तो समझना, प्रोटीन्स लाइक, यस, कौन कौन से प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स लाइक, एक हो जाएगा तुम्हारा V1, ये प्रोटीन है। एक हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिन, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, और एक हो जाएगा सीडीसी, एक हो जाएगा तुम्हारा सीडीसी। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इन तीनों का काम है रेगुलेशन करना। तो तुम बोल सकते हो यही लोग मिलकर रेगुलेशन करेंगे। रेगुलेशन फॉर क्या, एक्टिवेशन, रेगुलेशन फॉर एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, सीडीके। ठीक है, अब यहां पे देख लेना पहले, जो दो कंपोनेंट है कौन कौन सा, V1, एक तो तुम्हारा
V1 है और एक तुम्हारा क्या है, CDC है। इस CDC में एक एग्जांपल देखो, CAK, ये प्रोटीन का नाम है बेटा। V1 एंड CAK ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे फास्फोराइलेशन के लिए। किसके लिए? फास्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कहाँ पे फास्फोराइलेशन करेंगे? तो CDK में फास्फोराइलेशन करेंगे। ठीक है, वो भी किस टर्मिनल पे करेंगे? तो याद रखना, एट टायरोसिन रेसिड्यू। देखो उस प्रोटीन में जो टायरोसिन होगा, नंबर है उसका 15 नंबर में जो टायरोसिन रेसिड्यू होगा उसमें ये जाके क्या करेगा? फास्फोराइलेशन का प्रोसेस करेगा। ठीक है, और एक और जगह होगा जो कि कहां होगा? तो थ्रियोनीन में होगा बेटा। यहां पे थ्रियोनीन का सिंगल लेटर में ऐसा लिख देते हैं THR। ठीक है, थ्रियोनीन का T होता है, इसका नंबर है 161। ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इससे तो समझ में नहीं आएगा, चलो देखते हैं। मान लो ये हमारा कौन है? CDK है। CDK का प्रोटीन दो जगह की बात करेंगे, यहां पे थ्रियोनीन है और यहां पे हमारा टायरोसिन है। टायरोसिन 15 पोजीशन में है और थ्रियोनीन जो है 161 पोजीशन में है। दो कंपोनेंट आए थे, एक आया था CAK कैक एंड एक आया था V1। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या करेंगे? फास्फोराइलेशन कर देंगे। ये देखो फास्फोराइलेशन किए हैं, तो ये हमारा CDK ये इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लिन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये साइक्लिन जुड़ा हुआ है। अब देखना, ये दो जगह पे फास्फोराइलेशन हुआ, पोजीशन आपको पहले ही बता दिया हूं। यहाँ पे फास्फोराइलेशन हुआ और यहाँ पे फास्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवर फास्फोराइलेशन, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। ओवर फास्फोराइलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा फास्फोराइलेशन को रिमूव करना चाहिए, तो आ जाएगा तुम्हारा CDC25, जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक जगह से हटा देगा। कहां से हटा देगा? टायरोसिन से। देखो ये हमारा कौन है? CDK। यहाँ पे क्या है? साइक्लिन है। ठीक है, यहाँ पे फास्फोराइलेशन हुआ था थ्रियोनीन में, अभी भी है, मगर यहाँ पे जो आपका टायरोसिन है यहाँ पे कोई भी फास्फोराइलेशन नहीं है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, दैट मीन CDC25 ने 15 पोजीशन पे जो टायरोसिन में फास्फोराइलेशन हुआ था उसको उसने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। अब जैसे ही यहां पे रिमूव हो जाएगा, ये दोनों के दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होकर के ये अलग हो जाएगा। कौन? CDK। और जैसे ही CDK मोनोमेरिक फॉर्म में आता है, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। और तुम्हारा जो सेकेंड फॉर्म है साइक्लिन, इसका रेगुलेटरी नेचर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिग्रेड, ये हो गया तुम्हारा पहला रेगुलेशन। समझ रहा पॉइंट? तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, डाउट होगा तो डबल देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात हम ऐड कर सकते हैं कि CDK इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होगा मतलब वो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्लियर है? जब उनकी नीड होगी तो उसका एक्टिवेशन होगा। मगर साइक्लिन जो कि यहाँ पे रेगुलेशन कर रहा है वो डिग्रेड हो गया, तो डिग्रेड हो गया मतलब साइक्लिन अभी नहीं है। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में था तो साइक्लिन प्रेजेंट था, मतलब सम टाइम साइक्लिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सम टाइम साइक्लिन का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब वो वेरी करेगा। मगर CDK में K आ रहा है फिर से, कैटालाइटिक भी कांस्टेंट भी, मतलब ये कि तुम्हारा जो नेक्स्ट जो अपन बोलेंगे, याद रखना कि कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं, दी कंसंट्रेशन ऑफ CDK is always constant, is always
कांस्टेंट, बट कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा साइक्लिन है वो तो डिग्रेड होता है, इज वेरीज। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा एग्जाम में ग्राफ बना के दे दे, बोले कि इस ग्राफ में मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ किसको शो कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये ग्राफ है, ये सेकेंड ग्राफ है, और ये कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस ग्राफ में मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कांस्टेंट कौन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट कौन है, सी है। तो जो कांस्टेंट होगा ग्राफ में वही हमारा क्या होगा, सीडीके होगा, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वेरी तो करता नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि एक का कंसंट्रेशन कभी कम रहता है, कभी पिक पे जाता है, कभी कम रहता है। मतलब ये जो बी है वही हमारा साइक्लिन है, यही हमारा क्या है, साइक्लिन है। अब यहाँ देखो, पहले कम कंसंट्रेशन, इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल है, फिर डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों सिनेरियो है, यहाँ पे दोनों सिनेरियो है। मतलब तुम बोल सकते हो कि मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है, मतलब यहाँ पे दोनों है, साइक्लिन भी है प्लस तुम्हारा सीडीके भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ग्राफ में भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, आई होप कि यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए, तो ये तो हो गया सीडीके के एक्टिवेशन की बात। अब देखते हैं ये सीडीके और साइक्लिन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ पे एक तरह का चेक पॉइंट या बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको नए स्लाइड से अपन यूज करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक हेडिंग बन जाएगा, इस हेडिंग का नाम होगा चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। तो चलिए यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं, चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और सेल साइकिल में देखना, जब हम चेक पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट होता है हमारा सेल साइकिल। ठीक है, अब सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए एक सर्कल बनाते हैं, बहुत प्यारा सा, देखना ध्यान से। ये हमारा सेल साइकिल है मान लो। ठीक है, इस सेल साइकिल में एक खास बात देखना, कुछ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा 24 आवर ड्यूरेशन का सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल में ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फेज है मान लेते हैं। ठीक है, उस फेज को हम यहाँ पे लेबल करेंगे नाम से। तो इसका नाम है, सबसे पहले बात करते हैं किसका, G1 फेज का। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो G1 फेज है। G1 फेज से यहाँ पे आएंगे, सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, तो यहाँ पे आ गए। ये आपका कहलाएगा, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हमने क्या कहा, G1 कहा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम कहेंगे S फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, S फेज कहेंगे। ठीक है, और ये सेंटर में एक पॉइंट बना देते हैं ताकि यहाँ से ऐसा कैप्चर कर सके। इतने ड्यूरेशन को हमने कहा, यहाँ से ये ड्यूरेशन आ जाएगा और यहाँ से एक छोटा ड्यूरेशन नीचे जाएगा, एस। ठीक है, ये एस फेज है। ये वाला क्या रहेगा आपका, G2 फेज। ये आपका है G1 फेज, और ये है आपका M फेज, जो कि सबसे छोटा फेज होता है। ठीक है, M फेज हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा, ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था, सबसे लॉन्ग फेज होता है G1 फेज। इसका जो आर होता है बेटा, वो होता है 11 आर। यहाँ मिल जाएगा आपको 8 आर, यहाँ मिल जाएगा आपको 4 आवर्स, और ये 1 आवर का होता है। ठीक है, तो टोटल ह्यूमन का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैरियर देखिएगा, क्या क्या बैरियर की बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, G1 फेज है।
तो ऊपर में आपका G0 फेज और नीचे में आपका G1 फेज। तो G0 और G1 फेज के बीच में एक चेक पॉइंट बनेगा, चेक पॉइंट नंबर 1 बनेगा। ठीक है, अब G1 फेज से S फेज में जाने के लिए बनेगा, तो यहां पे देखो इसको बोलेंगे अपन लेट G1 टू अर्ली फेज, मतलब कि ये G1 से S फेज में जा रहा है। ठीक है, और S फेज में भी एक है, ये देखो यहां पे भी है, इसका नाम देंगे हम चेक पॉइंट नंबर 2। ये हो जाएगा हमारा चेक पॉइंट नंबर 3। और चेक पॉइंट नंबर 3 कहाँ है, तो अर्ली एस, देखो ये एस फेज के बीच में ही है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा अर्ली एस फेज टू लेट एस फेज। ठीक है ना, ये हो गया हमारा चेक पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। अब एस फेज से G2 फेज में आएगा, ये देखो ये हमारा एस फेज से कहाँ जा रहा है, G2 फेज जा रहा है, G2 फेज जा रहा है। इसको हम बोल देंगे चेक पॉइंट नंबर 5 बोल देंगे। ठीक है, और लास्ट जो चेक पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मतलब किसके बीच में है, ये G2 और M फेज के बीच में है, G2 और M फेज के बीच में है। इसको हम बोल देंगे चेक पॉइंट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। तो चेक पॉइंट नंबर 5 हो गया। और एक चेक पॉइंट यहाँ पे होता है जो कि बहुत रेगुलेट करेगा किसको, मेटा फेज से एना फेज में रेगुलेट करता है। ये कैसा रेगुलेट करता है, मेटा फेज से एना फेज में रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे देखना कि क्या है माजरा, क्या है उसको समझो। सीडीके और साइक्लिन एक चेक पॉइंट है। ठीक है, ये चेक पॉइंट क्या करते हैं, चेक करते हैं कि प्रॉपर सेल का डिवीजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई डीएनए में एरर तो नहीं आ रहा है, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, सेल साइकिल प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इवन है कि नहीं, ये सभी चीजों को चेक करता है। और यदि चेक करते समय ऐसा मिला कि इसमें कुछ एरर है, तो उस कंडीशन में उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे और वो तुरंत चले जाएगा G0 फेज में। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, कितने चेक पॉइंट हो गए टोटल, ये M और A को छोड़ दो तो टोटल 5 हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 462211, 462211 बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चेक पॉइंट आएगा उसका नाम रहेगा बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, चेक पॉइंट में एक तो सीडीके होगा और एक होगा आपका साइक्लिन। ठीक है, सीडीके 4-6 जो है वो पहले चेक पॉइंट में होंगे और साइक्लिन डी यहाँ पे होगा, तो सीडीके 4-6 साइक्लिन डी। ठीक है, अब देखो सब जगह पे लिख रहा हूं सीडीके और साइक्लिन, यहाँ पे भी सीडीके होगा और ये साइक्लिन, यहाँ पे भी सीडीके होगा और ये आपका साइक्लिन, यहाँ पे भी सीडीके है और साइक्लिन। ठीक है, अब ये पूरे जगह पे इस तरीके से जो चीजें है वो चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीडीके 462211, ये याद करने का तरीका है, 462211, 462211, 462211। ठीक है, अब साइक्लिन को याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आया है, डी, DE, AA, क्या बोला, DE, AA, और लास्ट में कौन आ जाएगा तुम्हारा, बी आ जाएगा। लो, इस तरीके से तुमको चेक पॉइंट्स को याद करना है। ये चेक पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आएगा कि G1 से S फेज में कौन सा चेक पॉइंट रहता है, तो G1 से S फेज में ये देख लो कौन सा चेक पॉइंट है, CDK2 साइक्लिन E है। समझ में आ रहा पॉइंट, तो इस तरीके से तुमको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहां से याद हो गया तुम्हारा चेक पॉइंट। अब हम देख लेते हैं इनहिबिटर्स बेटा, क्या देखेंगे, इनहिबिटर्स देखेंगे। इनहिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल के नाम से इसको जानेंगे। चलिए हेडिंग पुट कर देते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल।
इनहिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में सबसे पहले इनहिबिटर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक है इसका P16, 21, 27। देखो सबसे पहला कौन, P16। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, P21। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो यहां पे आ जाएगा P27। ये तीन को सबसे पहले याद करते हैं। तो P16 के साथ INK4A भी यहां पे रहता है, ठीक है। इनहिबिटर का नाम है ये P16 एंड इनहिबिटर INK4A। ये क्या इनहिबिट करेंगे, तो इनहिबिट करते हैं G1 फेज को। क्या इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट G1 फेज, इनहिबिट G1 फेज। और G1 को इनहिबिट कैसे करेगा, तो देखो यहां पे तुम्हारा सीडीके देखो पहले। G1 फेज में, ये G1 फेज में या तो ये है या तो ये है, तो इन दोनों में से एक सीडीके को इनहिबिट करता होगा। तो भाई इनहिबिट G1 फेज बाय इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट कर रहा है, तो बाय इनहिबिटिंग CDK4। ये CDK4 और उसके साथ कौन है, 6 है। इनको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। G1 फेज को इनहिबिट कर रहा है बाय इनहिबिटिंग CDK4 एंड 6। यदि हम P21 की बात करें, जस्ट उसके बाद वाला CDK4 6 के बाद कौन है, 2 है। तो ये क्या इनहिबिट करेगा, तो ये इनहिबिट करेगा G1 फेज को ही। देखो यहां पे इसको इनहिबिट करने से क्या होगा, G1 फेज ही इनहिबिट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे इनहिबिट G1 फेज बाय इनहिबिटिंग कौन सा सीडीके हो जाएगा, CDK2 हो जाएगा। सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये दोनों के दोनों G1 फेज को ही इनहिबिट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अब S फेज को इनहिबिट करेंगे, आगे जाते हैं। इनहिबिट S फेज बाय इनहिबिटिंग CDK वही रहेगा, CDK2। अब बोलोगे यार CDK2 को ही इनहिबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे S फेज क्यों है, तो ये देखो सेल साइकिल को, CDK2 यहां भी है और CDK2 यहां भी है। दैट मीन्स जो P27 है वो यहां पे आके रेगुलेट करेगा, और जो हमारा P27 के पहले कौन आया था, P21 आया था, वो यहां पे आके इनहिबिट करेगा। और यहां पे इनहिबिट करने वाला कौन था, P16 था और INK4A था। तो ये तुम्हारा एक सीक्वेंस है जिसको तुमको याद करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे 3 इनहिबिटर्स। जो फोर्थ नंबर का इनहिबिटर है उसको देखो, ठीक है भाई। अब फोर्थ नंबर में क्या आता है, तो प्रोटीन की एक फैमिली आएगी, द प्रोटीन ऑफ, यहां पे देखो द प्रोटीन ऑफ, ये आएगा सिप एंड किफ फैमिली, बोलेंगे इसको सिप एंड किफ फैमिली, ठीक है। ये किसको इनहिबिट करते हैं, तो ये इनहिबिट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं तुम्हारे कंप्लीट होल सेल साइकिल को। कैसे कर सकते हैं, बाय इनहिबिटिंग, ये किसको इनहिबिट करेंगे, बाय इनहिबिटिंग CDK1 एंड CDK2। अब बताओ 1 और 2 तो हर जगह है, ये देखो यहाँ पे 1, ये 2 2, यहाँ पे 1 1, तो देखो पूरे 4 CDK को इसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो इसीलिए पूरा कंप्लीट सेल साइकिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। एक है तुम्हारा कोल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन, याद रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है तुम्हारा कोल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन। ये कोल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन क्या इनहिबिट करता है, तो ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट ट्रांजिशन, इनहिबिट ट्रांजिशन ऑफ
मेटाफेज टू एनाफेज। मेटाफेज टू एनाफेज के ट्रांजिशन को रोक देता है। ठीक है, ये कहाँ है ये देख लो। मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए इसको ट्रांजिशन करना होगा, इसको रोक देगा कौन, इसको काम कौन करता है, एनाफेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो कोल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन जो है, कोल्चिसिन और विनब्लास्टिन इसको क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे इनिबिटर नंबर 5। इनिबिटर नंबर 6 इसको भी याद कर लो, साइटोकैलासिन बी। साइटोकैलासिन जो बी है ये क्या करता है, तो साइटोकाइनेसिस को इनिबिट करता है। यहाँ पे छोटा सा लिख लो, इनिबिट, नाम से ही समझ में आ रहा है, साइटोकाइनेसिस को इनिबिट करेगा। ठीक है, तो एक सिंगल पेज में मैंने आपको पूरा बता दिया है ऑल द इनिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात इनिबिटर की। अब सेल साइकिल में ट्रांजिशन देखते हैं कि G1 से S में कैसे जाएगा और मेटाफेज से एनाफेज में कैसे जाता है। तो आपका हेडिंग रहेगा ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिशन ऑफ सेल फ्रॉम G1 फेज से कहाँ जाएंगे, G1 फेज से S फेज में जाएंगे। ठीक है, G1 फेज से S फेज में जाएंगे। कैसे जाएंगे देखो, इस G1 से S फेज में जो रेगुलेशन है उसको कौन करता है, तो सबसे पहले स्टार पॉइंट समझ लो, इसको रेगुलेट करने वाला जो प्रोटीन है वो रेटिनोब्लास्टोमा RB एंड E2F है। रेटिनोब्लास्टोमा एंड E2F प्रोटीन रेगुलेट करता है बेटा, रेगुलेट ट्रांजिशन बिटवीन G1 टू S फेज। ठीक है, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा और E2F जो है वो इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, जब ये डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, समझना डाइमेरिक फॉर्म में याद रखना कि ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। डाइमेरिक फॉर्म में कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। मतलब ये तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा जब इसके साथ प्रेजेंट रहेगा E2F के साथ में, तो ये जो है वो इनएक्टिव होगा। ये कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। और इनएक्टिव है तो एक्टिवेट करने के लिए कौन आएगा, तो एक्टिवेट करने के लिए वही सीडीके साइक्लिन आएंगे। देखो सबसे पहले सीडीके साइक्लिन 4, 6 और D आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, 2 और E आ रहा है। इसी को हमको वहां पे पुट करना है। तो सबसे पहले कौन आया, एक तो आया तुम्हारा सीडीके 6, 4, ये दोनों रहेंगे, और साइक्लिन क्या रहेगा, D रहेगा। तो जैसे ही ये लोग आएंगे क्या करेंगे, फास्फोराइलेशन करेंगे। वो भी फास्फोराइलेशन कहाँ होगा, तो याद रखना रेटिनोब्लास्टोमा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फास्फोराइलेशन हो गया, यहाँ पे भी फास्फोराइलेशन। मगर ये फास्फोराइलेशन इनफ नहीं है, अभी भी ये कैसा है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव है मतलब और इसको क्या करना पड़ेगा, फास्फोराइलेट करना पड़ेगा। तो सीडीके 4, 6 के बाद कौन आता है, सीडीके 2। तो सीडीके 2 आया और किसको लाया, साइक्लिन ई को लाया। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, और फास्फोराइलेशन करेंगे। तो ये देखो रेटिनोब्लास्टोमा में 3 जगह पे फास्फोराइलेशन, मतलब एक्स्ट्रा फास्फोराइलेशन हो गया है, और ये क्या हो गया है, मोनोमेरिक फॉर्म। अब मोनोमेरिक फॉर्म कैसा होता है, एक्टिव है, याद रखना मोनोमेरिक है। ठीक है, चले गया। अब यहां से कौन फ्री हो गया, E2F। ये E2F जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब ये E2F जाएगा हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट करने, ये एक्टिव। याद रखना ये मोनोमेरिक फॉर्म है। यही E2F काम करता है किसकी तरह, तो एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा।
और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा जो कि सेल डिवीजन में काम आता है। दैट मीन्स ट्रांजिशन, मतलब ये करेगा, ट्रांसलेट करेगा एमसीएम हेलिकेज को और तुम्हारे ओआरसी प्रोटीन को और तुम्हारे साइक्लिन को। मतलब जो चीजें आपके सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड फॉर सेल साइकिल या सेल डिवीजन, उन सब को सिंथेसाइज करने का काम करेगा तुम्हारा E2F। याद रखना, E2F का रेगुलेशन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन करता है, जिसको RB से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा ट्रांजिशन ऑफ सेल फ्रॉम द G1 टू S फेज। कोई भी सेल G1 से S में कब जाएगा? वो तब जाएगा जब E2F मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यदि वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और अदर प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा, ताकि ये एस फेज में जा करके अपना रिप्लिकेशन के प्रोसेस को क्या कर सके, प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो ये हो गई बात तुम्हारी रेगुलेशन की। अब देखो आगे, अब रेगुलेशन के बाद में यहां पे एक पॉइंट देखते हैं। देखना, ये तो हो गई बात ट्रांजिशन की, मगर तुम्हारे एस फेज में यदि कुछ एरर हो गया तो देख लो कैसे होगा। या तो एरर दोनों स्ट्रैंड में होगा, या तो एरर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में होगा। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड का हम अलग अलग बना लेते हैं। तो ये चीज को देखना और समझना। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डैमेज्ड, समझेंगे, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या हो गया है, यदि डैमेज हो गया है, या फिर बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डैमेज्ड। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहां पे क्या आ गया है, मान लो डैमेज आ गया है। ये देख लो, यहाँ पे डैमेज आ गया है, या फिर कुछ प्रॉपर जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बन पा रहा है। तो इस जगह पे इनिशिएट होगा इसको रिपेयर करने का काम। ठीक है ना, सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो एरर है वो सिंगल स्ट्रैंड में आया हुआ है। ये देखो, ये सिंगल स्ट्रैंड में एरर आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे एरर आया, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड में एरर आया है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा हटा देते हैं पहले। तो ये देख लो, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये लो, डबल स्ट्रैंड एरर हो गया। यहां पे एक प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है और यहां भी एक कोई प्रोटीन आके बाइंड करेगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेगुलेशन अलग अलग तरीके से होता है, इसको समझना। यदि डबल स्ट्रैंड में ब्रेक हुआ तो सबसे पहला जो प्रोटीन आके बाइंड होगा उसको बोलते हैं हम ATM बोलते हैं। यदि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो प्रोटीन आके बाइंड करेगा उसको हम बोलते हैं ATR बोलते हैं। ये ATM और ATR ये हमारे पूरे कास्केडिंग इफेक्ट को स्टार्ट कर देगा, जिससे हमारा जो डैमेज है वो रिपेयर होगा या तो अरेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो ATM एक्टिवेट करता है किसको, तो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट 2 को ये जाके फास्फोराइलेट कर देगा, जिससे ये एक्टिवेट हो जाए। ये हो गया तुम्हारा फास्फोराइलेशन। सेम जो हमारा ATR है वो CDK2 की जगह पे, CDK नहीं, इसको हम बोलेंगे CHK, नाम हटा देते हैं थोड़ा सा, यस CHK। ठीक है, यहाँ पे CHK2 है, यहाँ पे CHK क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, दोनों का काम ATM ATR CHK2 CHK1, ये इसने एक्टिवेट कर दिया CHK1। अब जो CHK2 है इसके दो काम है। क्या क्या काम है देखो, एक तो ये जाके P53 को जाके एक्टिवेट कर देगा, ऐसा फास्फोराइलेट कर देगा। P53 को फास्फोराइलेट करने से ये
एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करेगा, एक्ट ऑन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है P21। और आपको पता ही होगा कि P21 क्या करता है, तो G1 फेज को अरेस्ट कर लेता है। G1 फेज को क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब ये डैमेज है, अरेस्ट हो गया है, G0 फेज में जाएगा जब तक ये रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक। सेम काम CHK2 जो है, ऑल्सो फास्फोराइलेट CDC25A, CDC25A को ये क्या कर देता है, फास्फोराइलेट कर देता है। ये CDC25A तुम्हारे CDK2 को जाके इनहिबिट करेगा, और CDK2 को जाके इनहिबिट करे, दैट मीन्स तुम्हारा G1 फेज एंड तुम्हारा S फेज ये दोनों क्या हो चुका है, अरेस्टेड हो चुका है। मतलब ये कि जब दोनों DNA डैमेज हो जाएगा तो उसमें G1 भी अरेस्ट होगा और S फेज भी अरेस्ट हो जाएगा। मगर यहाँ देखो, यहाँ पे CDC25A को एक्टिवेट किया था, ये तुम्हारे CDC25C को एक्टिवेट करने का काम करता है। और यदि ये एक्टिवेट हो गया तो इसका पाथ फिर थोड़ा सा अलग होगा, ये जाएगा और ये G2 फेज को क्या कर देगा, अरेस्ट कर देगा। ठीक है, और G2 फेज को कैसे अरेस्ट करेगा, बाय इनहिबिटिंग CDK1, क्योंकि लास्ट में कौन आता है, CDK1 आता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डैमेज और डबल स्ट्रैंड डैमेज। यदि कभी भी DNA में डैमेज हो रहा है तो उसको जाके इनहिबिट करना, उस पाथवे को कहाँ भेज देना, उस सेल को G0 फेज में, वो जब तक टिल रिपेयरिंग वो वहीं पे रहेगा। यदि रिपेयर हो जाता है तो सेल साइकिल में वापस आएगा। यदि वो रिपेयर नहीं होता तो सेल का हम कर देंगे एपोप्टोसिस, मतलब वो डिग्रेड हो जाएगा, उसका कहानी खत्म, वो सर्वलोक में चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेगुलेशन को मेंशन कर सकते हो। ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तो इसको अच्छे से नोट करना। ये जो टॉपिक है वो आपके CSER नेट में ज्यादातर आता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ओके, अब देखते हैं ट्रांजिशन यहाँ का। ठीक है, तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ सेल फ्रॉम द मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे रेगुलेशन को देख रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन ऑफ सेल फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, मेटाफेज टू एनाफेज में ट्रांजिशन में सबसे पहले समझना, यदि आप मेटाफेज से एनाफेज की बात कर रहे हो तो जब मेटाफेज में सेल डिवीजन जब हो रहा है और ये कहाँ जाता है, मान लो एनाफेज में जाता है, तो मेटाफेज से एनाफेज में क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कौन आता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आता है। और ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, समझना, मेटाफेज से जैसे ही एनाफेज में जाएंगे तो एक्चुअल में जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको देखना, ये हमारा सेंट्रोमियर है, सेंट्रियोल है। इस सेंट्रियोल में ये देखो हमारे क्रोमोसोम जो है वो अलाइंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड सभी बाउंडेड फॉर्म में है, ये लो यहाँ भी प्रेजेंट। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, तो ये सेपरेट होके कैसे दिखेंगे, देखो ये देखो, ये लो, तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे समझना क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जितने हमारे में होते हैं एक सेल में, तो टोटल 46 नंबर में है क्रोमोसोम। जैसे ही एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनाफेज में ट्रांजिशन करेगा तो एनाफेज के ट्रांजिशन में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए हैं। ठीक है, अब 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्या होगा कि यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाएगा ऐसा, फिर इसके पास में 46 और इसके पास में 46 ऐसा होगा। मगर क्या होगा यदि इसके पास चले गया है
n+1 और ये +1 हो गया तो ये हो जाएगा n-1। n+1 मतलब हम बात करें 46 + 1 का, दैट मीन्स इसके पास एक सेल के पास 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम चलेंगे। मगर सेकेंड सेल में 46 - 1 की बात करेंगे मतलब इसके पास एक क्रोमोसोम की कमी हो गई है। तो एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है और एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है। ये क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना? मगर हम चाहते हैं कि ये मत हो। अब बताओ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल डिवीजन क्या कहलाता है? अनइक्वॉइडी कहलाता है। ठीक है ना? इसको हम बोल सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम क्या कहेंगे? कॉल्ड अनइप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अनइप्लॉइडी बोलेंगे भाई। तो अनइप्लॉइडी को रोकने के लिए यहां पे क्या होता है? रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे जो चेक पॉइंट होगा, चेक पॉइंट प्रेजेंट टू इनहिबिट क्या? अनइप्लॉइडी कंडीशन। अनइप्लॉइडी कंडीशन को रोकने के लिए यहां पे स्पेसिफिक चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा। उस चेक पॉइंट का काम देखो। सबसे पहले क्या होगा? देखो, पहले रे डायग्राम में देख लो, फिर कंटेंट को मैं नोट भी कर दूंगा तो वहां से आपको चीजें जो है समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखो, चेक पॉइंट को रोकने के लिए यहां पे देखना, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट तभी होगा, ये एक्टिवेट तभी होगा जब इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आएगा? CDC20 आएगा। ठीक है, CDC20 जाके बाइंड करेगा। देखो ध्यान से, CDC20 बाइंड करेगा हमारे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, इससे आगे बाइंड कर लिया हमारा कौन? CDC20 बाइंड कर लिया। और जैसे ही CDC20 बाइंड करेगा हमारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC क्या हो चुका है? अब एक्टिव हो चुका है। ये क्या हो गया है? एक्टिव हो गया। तो जैसे ही ये एक्टिव होगा दो काम करेगा। एक तो साइक्लिन को डिग्रेड कर देगा। साइक्लिन का क्या कर देगा? डिग्रेडेशन कर देगा। ठीक है, एक काम, इसका मेन काम क्या है? तो मेन काम है दो प्रोटीन जो डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं। इस प्रोटीन का नाम है सेक्यूरिन और एक का नाम है सेपरेज। सेक्यूरिन और सेपरेज। तो ये क्या करेगा? सेक्यूरिन में यूबिक्विटिनाइजेशन का प्रोसेस कर देता है और इसका यूबिक्विटिनाइजेशन मतलब ये क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो जाएगा किसका? सेक्यूरिन का। तो यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म में आ गया कौन? ये देखो, मोनोमेरिक फॉर्म में आ गया तुम्हारा सेपरेज। सेपरेज प्रोटीन मोनोमेरिक फॉर्म में आते ही क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा भाई। अब ये मान के चल लेते हैं कि ये क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। अब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ये भागते भागते जाएगा किसके पास? तो कोहेसिन प्रोटीन को। ठीक है, कोहेसिन प्रोटीन को ये क्या कर देगा? फास्फोराइलेट कर देगा। और आपको पता ही होगा कि कोहेसिन प्रोटीन का काम क्या है? देखना, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। ये सिस्टर क्रोमैटिड है। सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ के रखा हुआ है कौन? क्रोमैटिड। कैसे पकड़ के रखा है? देखो, ये ऐसे इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस होल्ड को ये छुड़ा देगा आके ही। ये देखो, ठीक है। तो इसने क्या किया? इस प्रोटीन में करा दिया फास्फोराइलेशन। और जैसे ही फास्फोराइलेशन होगा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग हो जाएंगे। ये सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गए? अलग हो गए। तो अलग हो गए मतलब डबल हो गए। ये लो, इस तरीके से रेगुलेशन होता है। तो क्या क्या हुआ उसको मेंशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जो तुम्हारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आया? CDC20 आया। तो यहां पे देख लो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड बाय, सबसे पहले किससे एक्टिवेट हुआ? एक्टिवेटेड बाय CDC20। ठीक है,
एन यूबिक्यूटेनाइज, ये किसको यूबिक्यूटेनाइज कर रहा है? एन यूबिक्यूटेनाइज, ये पूरा डिग्रेड कर देगा तुम्हारे दो प्रोटीन को, एक तो सेक्यूरिन को एंड साइक्लिन को। सेक्यूरिन एंड साइक्लिन को ये क्या कर दिया? यूबिक्यूटेनाइज कर दिया। ठीक है, यहां पे देख लो सेक्यूरिन कौन है, तो सेक्यूरिन कौन है? तो याद रखना इनहिबिटर है, इनहिबिटर्स ऑफ सेपरेज, इनहिबिटर है किसका? सेपरेज प्रोटीन का। ठीक है, ठीक है। अब सेपरेज जो है वो सेक्यूरिन के जाने के बाद कैसा है? मोनोमेरिक फॉर्म है। अब मोनोमेरिक फॉर्म में कैसा है? ये एक्टिव है। अब ये एक्टिव है तो क्या करेगा? सेपरेज जो है वो एक्टिव होकर के करेगा फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन करेगा। किसका फास्फोराइलेशन करेगा? तो फास्फोराइलेशन ऑफ कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन। अब जब ये कोहेसिन प्रोटीन को फास्फोराइलेट करेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली लीड्स टू कॉज, बोल सकते हैं लीड्स टू कॉज, क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का यहां पे क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा और सेल ट्रांसमिट होगा एंड फाइनली ट्रांजिशन अकर फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज, मेटाफेज से एनाफेज में इसका क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रेगुलेशन देखो यहां ध्यान से, यदि मान लो सेल डिवीजन हो रहा है, समझना ये सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन में ऐसा हुआ कि जो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर है इसमें एक के पास डबल क्रोमोसोम आ गया है, ये स्प्लिट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्या बोल देंगे? n था प्लस 1 हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। नीचे में देखो तो यहाँ एक्स्ट्रा चले गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, इनके पास है हाफ हाफ, इनके पास नहीं है। देखो तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? फ्री है, फ्री एंड है बेटा। ठीक है, फ्री एंड काइनेटोकोर बोलेंगे इसको, फ्री एंड काइनेटोकोर। ठीक है, मतलब ये कि यहां पे समझना, ये देखो ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड एक जगह पे चले गए हैं और इधर जो है वो फ्री एंड है, कुछ भी नहीं है। तो इसी फ्री एंड ऑफ क्रोमोसोम से सबसे पहले आके बाइंड कर जाएगा तुम्हारा पहला प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं मैड2। ठीक है, मैड2 प्रोटीन फ्री काइनेटोकोर से जाके बाइंड किया और ये मैड2 प्रोटीन से आके बाइंड करेंगे तुम्हारा एक तो बैप प्रोटीन BAB, प्लस बैप प्रोटीन के साथ साथ में एक और प्रोटीन आएगा जो कि है आपका CDC20। ये तीनों जो है जुड़ गया, मान लो एक हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, ये क्या है? बब प्रोटीन है, ये तुम्हारा CDC20 है, बाइंड कर लिए। अब जैसे ही ये लोग बाइंड करेंगे, मतलब देखो एक्टिवेटेड मैड2 ने हायर एफिनिटी शो किया, किसके लिए? हायर एफिनिटी शो कर रहा है CDC20 के लिए। मतलब ये कि ये CDC20 कहाँ आके बाइंड हो गया? मैड2 में। और CDC20 का काम क्या था? APC को एक्टिवेट करना। तो भाई CDC तो इंगेज हो गया, यहां पे जो CDC है वो इंगेज हो गया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि CDC20 नॉट अवेलेबल फॉर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स रिमेन क्या? इनएक्टिव। यदि ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट है, मतलब मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन नहीं होगा, नो ट्रांजिशन। ठीक है,
तो इस तरीके से ट्रांजिशन को इनिबिट करने का काम भी यहाँ पे करते हैं ये सेकेंड रेगुलेशन। ठीक है, ये सेकेंड रेगुलेशन क्या बोल रहा है, इसको सेंटेंस में यहाँ नोट कर देता हूं, इसको नोट कर लेना। क्या हो रहा है, इफ स्पिंडल फाइबर, याद रखना, इफ स्पिंडल फाइबर इज, कैसा होगा, कनेक्टेड टू सिंगल, एक ही छोर से वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड टू सिंगल साइट ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है। देन यहां पे क्या होगा, देन MED2 एंड बब प्रोटीन, BAB प्रोटीन बाइंड टू फ्री काइनेटोकोर एंड, ठीक है। ये फ्री काइनेटोकोर एंड से जाके क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा मेड प्रोटीन है, MAD प्रोटीन है, MED2 प्रोटीन shows higher affinity, ये हाई एफिनिटी शो करेगा किसके लिए, हायर एफिनिटी फॉर CDC20। तो ये बुला लेगा किसको, CDC20 को बुला लेगा, तू मेरे साथ आ जा, किसके पास मत जा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के पास मत जा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर CDC20 not available for APC। तो अल्टीमेटली यहां पे ट्रांजिशन नहीं होगा, सेल नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे। ये तुम्हारा रेगुलेशन है बेटा, मेटाफेज से एनाफेज में, इसको याद रखना, ये CSER नेट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो रेगुलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो छोटा सा टॉपिक बच गया है हमारा, अनइप्लॉयडी कंडीशन में जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम देखेंगे, और एक हम देखेंगे सेल फ्यूजन टेक्निक। ठीक है, देन आपका रेगुलेशन टोटली कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल में अपन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।